दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 7 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। किसी पेड ग्रुप हमारा जो टेलीग्राम पे चल रहा है, जुड़ने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। आज का जो दिन है 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तीसरा अवसर है जब ये दिवस मनाया जा रहा है। 2018 में घोषणा हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। विश्व खाद्य और कृषि कार्यक्रम के साथ मिलकर इसकी घोषणा की गई थी कि 7 जून को प्रतिवर्ष जो दूषित भोजन है उससे लोगों को बचाने के लिए, जागरूक करने के लिए ये 7 जून को मनाया जाए प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में। तो 2019 से पहली बार ये मनाया जाने लगा, 2020 और ये 2021 तीसरा अवसर है जब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में 7 जून को मनाया जा रहा है। हालांकि 2020 और 2021 अर्थात इन दोनों वर्षों में कोरोना काल की वजह से वर्चुअली इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, मतलब ये दिवस मनाया जा रहा है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से अपनाया गया था। इसके बाद पहली बार वर्ष 2019 में इसे मनाया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों को दूषित भोजन के प्रति जागरूक करना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर वर्ष 4,20,000 लोगों की जान चली जाती है। किस लिए चली जाती है? सिर्फ दूषित भोजन के सेवन से। आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यातव्य है कि विश्व कृषि संयुक्त राष्ट्र कृषि और खाद्य कार्यक्रम की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। और ये 16 अक्टूबर को जो स्थापना दिवस है, विश्व में कुपोषण से लड़ने के लिए प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य कार्यक्रम के रूप में भी मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य कार्यक्रम, आपको इसके साथ ही इसलिए भी जरूरी है जानना कि 2020 का जो वर्ष रहा वो 75वीं वर्षगांठ रही विश्व कृषि और खाद्य कार्यक्रम की स्थापना की। तो इसलिए ये पूछा भी जा सकता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे हमारे टाइपराइटर महोदय कंफ्यूज हो गए लग रहा है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे थीम 2021, इसका जो थीम रहा, क्या रहा? स्वस्थ कल के लिए आज का भोजन सुरक्षित, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। ये थीम 2021 के वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की रही। आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि भारत ने घी और तेल में मिलावट के लिए एक यंत्र विकसित किया है। उसका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा वो यंत्र है। अंत में, लास्ट में मैं, जो क्रियाशील है वर्तमान में, काफ़ी उसकी चर्चा भी होती है इस क्षेत्र में, 1 मिनट के अंदर बता देता है कि मिलावट है घी या तेल में अथवा नहीं। अभी आप बताएंगे, अगर नहीं बता पाएंगे कोई बात नहीं है, वीडियो के अंत में मैं ज़रूर बता दूंगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। हाल ही में फ्रांसीसी लेखक डेविड डियोप ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता। उन्हें उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए ये पुरस्कार दिया गया। ध्यातव्य है कि 1969 में मेन बुकर पुरस्कार, जो कि मुख्य बुकर पुरस्कार है, राष्ट्रमंडल खेलों और आयरलैंड के जो लेखक हैं, जो अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखते हैं, जो ध्यान रखिएगा अंग्रेजी के उपन्यास के लिए वो दिया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये उसका पूरक पुरस्कार है, जो कि विश्व में कहीं भी कोई पुस्तक लिखी जाए और उसका इंग्लिश में अनुवाद हो, ध्यान रखिएगा इंग्लिश में अनुवाद हो, प्रकाशन ब्रिटेन में या आयरलैंड में हो, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। 2005 से ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो मेन बुकर पुरस्कार अलग है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग है। हाल ही में तो ये क्या नाम है इनका, डेविड डियोप, इनको एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए पुरस्कार दिया गया। ये पुस्तक भी महत्वपूर्ण हो गई है, अगले 1 वर्ष के लिए पूछी जा सकती है। ओके, लिख ले। ऑपरेशन सागर आरक्षा द्वितीय, ये क्या है? तो भारतीय तटरक्षक श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए 25 मई 2021 से कोलंबो के करीब समुद्र में रसायन से लदे कंटेनर पोत MV एक्सप्रेस पर्ल पर लगी आग को बुझाने के अथक प्रयास कर रहा है। संभावित पर्यावरणीय खतरे से निपटने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच किए गए समन्वित संयुक्त अभियान का नाम सागर आरक्षा द्वितीय रखा गया है।
नाम याद रखिएगा, MB एक्सप्रेस पर्ल उसका नाम है, कल भी हमने वीडियो में चर्चा की थी। तो भारत ने उससे निपटने के लिए जो अभियान किया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन सागर आरक्षा द्वितीय नाम है। INS संधायक क्या है दोस्तों? तो भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है INS संधायक, तथा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित अपनी श्रेणी का यह पहला जहाज है। इसे हाल ही में 40 वर्षों की सेवा के बाद कार्य मुक्त कर दिया गया था। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए समुद्र के अंदर इसको तैनात किया गया था, 40 वर्षों के बाद कार्य मुक्त कर दिया गया है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित अपनी श्रेणी का यह पहला जहाज था। क्या नाम था? INS संधायक। IUCN के बारे में अक्सर चर्चा में रहता है, जान लीजिए। हाल ही में ब्लू फिनेड महासीर को, ध्यान रखिएगा, ब्लू फिनेड महासीर को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने अपनी रेड लिस्ट में लुप्तप्राय से कम चिंतनीय श्रेणी में स्थानांतरित किया है। 9 श्रेणियां होती हैं, जिनमें से एक श्रेणी है लुप्तप्राय से कम, लीस्ट कंसर्न श्रेणी में स्थानांतरित किया है। IUCN की बात करें तो किसको? ब्लू फिनेड महासीर को। IUCN सरकारों तथा नागरिकों दोनों से मिलकर बना एक सदस्यता संघ है। यह दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है, जेनेवा में। ध्यान रखिएगा कि उस स्थान का नाम जहाँ पर जेनेवा के पास इसका मुख्यालय स्थित है, ग्लैंड नाम है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी जेनेवा न पूछ करके ग्लैंड पूछ लेगा तो ग्लैंड उसका, या अगर दोनों पूछेगा तो ग्लैंड उसका मुख्य उत्तर हो जाएगा। ये ब्लू फिनेड महासीर है क्या दोस्तों? तो एक मछली है एक प्रकार की, और इसको चूँकि प्रदूषण ये बिल्कुल सह नहीं पाती है, इसलिए इसको जो मीठा पानी होता है, मीठे जल में प्रदूषण का मुख्य संकेतक भी इसको माना जाता है। इसको महाशीर भी कहते हैं। मुख्यतः दक्कन के क्षेत्र में पाया जाता है। टाटा जो कंपनी है, इसके संरक्षण में बहुत उल्लेखनीय कार्य उसने किया है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है IUCN का। आगे बढ़ते हैं। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची, रेड जो लिस्ट है, दुनिया की सबसे व्यापक सूची है, जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। IUCN प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए कुछ विशेष मापदंडों का उपयोग करता है। ये मानदंड दुनिया की अधिकांश प्रजातियों के लिए प्रासंगिक हैं। इसे जैविक विविधता की स्थिति जानने के लिए भी सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है, और यह SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक प्रमुख संकेतक भी है। रेड लिस्ट, ध्यान रखिएगा। कल वाले वीडियो में हम, जो कल वीडियो आएगी उसमें रेड लिस्ट पे संपूर्ण चर्चा करेंगे, कौन कौन सी प्रजातियां भारत से शामिल हैं, किस किस कैटेगरी में, और कितनी कैटेगरी होती हैं, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कल वाले वीडियो में। IUCN ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र का निकाय नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव, भारत की दृष्टि से, चूँकि भारत इसका नेतृत्व करता है इसलिए भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर ऊर्जा प्रमुखों की 12वीं बैठक में क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव IDDI के तहत औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने के लिए नई कार्य प्रक्रियाओं की शुरुआत की है। इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव है क्या? तो यह सार्वजनिक और निजी संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन है, जो निम्न कार्बन वाली औद्योगिक सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करता है। यह संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा समन्वित होता है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसको यूनेडो भी कहते हैं, यूनेडो की स्थापना अगर बात करें यूनेडो की, तो 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विकासशील देशों के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए और औद्योगिकरण तेज हो विकासशील देशों में, इसके लिए की गई थी। ध्यान रखिएगा कि 1996-97 के दौर में एक इस क्राइसिस आई थी, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इससे अलग हो गए थे, अपने आप को अलग कर लिया था। वर्तमान में लगभग 170 देश इसके सदस्य हैं, और कई बार इसका पुनर्गठन सुधार किया गया है, जिनमें 1979 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी इसको बना दी जाती है।
इसके बाद 1984 में या 1985 में इसका नया संविधान लागू हुआ था। औपचारिक रूप से यह संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट निकाय बन गया था। जैसा कि मैंने बताया कि यूनिडो का कई बार पुनर्गठन और सुधार किया गया है। तो 2013 में एक घोषणा को अपनाया गया था, लीमा घोषणा, वो इसी से संबंधित है, पूछा भी गया है यूपीएससी में। तो लीमा घोषणा 2013 में अपनाया गया और इसने समावेशी और सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए चूंकि इसके मिशन में इसको जोड़ दिया गया, समावेशी और सतत औद्योगिक विकास, तो इसलिए पर्यावरण की रक्षा करते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करना इसका एक लक्ष्य हो गया, इसके कार्य क्षेत्र में आ गया। तो पर्यावरण की रक्षा करना और अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करना, सतत औद्योगिक विकास और समावेशी विकास दोनों ही इसके लक्ष्यों में शामिल हो गए, इसके कार्य रणनीति में शामिल हो गए। तो यह संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा समन्वित होता है। IDDI की बात करें, इसका नेतृत्व यूनाइटेड किंगडम और भारत द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है और जर्मनी और कनाडा इसके वर्तमान सदस्यों में शामिल हैं। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की बात करें तो क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की स्थापना दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित पार्टियों के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर, जिसको कोपेनहेगन सम्मेलन भी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन में की गई, जिसको कोप कहते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाली नीतियों और कार्यक्रम को बढ़ावा देने तथा वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में पारगमन करने को प्रोत्साहित करने के लिए एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है। भारत सहित 29 देश क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल में शामिल हैं। भारत 1966 में यूनेडो का भी सदस्य बना था और इसमें भी शुरुआत से ही सदस्य है, इसका एक पक्ष है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक प्रश्न मैंने अभी किया था आपसे, सॉरी, पहले वो बता दूं आपको, फिर बंद करता हूं। रमन 1.0 ध्यान रखिएगा, रमन 1.0 वो यंत्र है जिससे घी या तेल में जो मिलावट होती है उसका 1 मिनट के अंदर फटाक से पता चल जाता है। ओके, और भारत में बड़ी तेजी से क्रियाशील है, काफ़ी चर्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद।